नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने हेतु संरचनात्मक उपाय। बीदर में ईरानी समुदाय द्वारा मातम प्रदर्शन, जुलूस निकाला गया। सिद्धरामैया ने कर्नाटक खनन पर्यावरण बहाली निगम उपनियम में संशोधन करने का दिया निर्देश। कर्नाटक सरकार ने दूध की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की। देवेगौड़ा ने जेडीएस के रोडमैप की रूपरेखा तैयार की। सदन में कांग्रेस के खिलाफ भाजपा के साथ साझा मुद्दा। 2024 के चुनाव के लिए अकेले जा रहे हैं। पीएम मोदी ने G20 से प्लास्टिक पर कड़े कदम उठाने का आग्रह किया। प्रोजेक्ट टाइगर पर भी बोले। ओवैसी बोले, मोदी सरकार को केवल अपनी छवि की चिंता। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। बीदर केंद्रीय विद्यालय वायुसेना कैंप के प्रिंसिपल मिथिलेश कुमार ने कहा कि बीदर जिले के सीबीएसई स्कूलों ने नई शिक्षा नीति 2020 के विभिन्न प्रावधानों को लागू करने के लिए रचनात्मक कदम उठाए हैं। वह नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के 3 साल पूरे होने के अवसर पर बीदर में केंद्रीय विद्यालय वायुसेना कैंप स्कूल में आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। पिछले 3 वर्षों में FLN, जादू का पिटारा, विद्या प्रवेश, विद्यांजलि, निपुण, परख, वरिष्ठ कक्षा में कौशल शिक्षा नीति की शुरुआत, अंतः विषय कार्यों आदि जैसे नए शैक्षणिक हस्तक्षेपों पर चर्चा की गई। हितधारकों ने कहा कि सीबीएसई क्षेत्रीय कार्यालय बेंगलुरु के तत्वाधान में जिला बीदर में सीबीएसई स्कूलों ने शिक्षकों को कक्षाओं में नए शैक्षणिक हस्तक्षेपों का अनुवाद करने के लिए आवश्यक कौशल से लैस करने के लिए इन हाउस प्रशिक्षण और कार्यशालाएं आदि आयोजित की। उन्होंने कहा कि शिक्षक नए शैक्षणिक हस्तक्षेपों का लाभ उठा रहे हैं और आने वाले वर्षों में संपूर्ण शिक्षण सीखने का मॉडल रटने रटाने से हटाकर वास्तविक जीवन की समस्याओं को हल करने के लिए कौशल आधारित सीखने में बदला जाएगा। इस अवसर पर केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, दत्तागिरी महाराज पब्लिक स्कूल सहित बीदर के विभिन्न सीबीएसई स्कूलों के कर्मचारी आदि उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। आज 9 मुहर्रम के मौके पर शहर के ईरानी कॉलोनी में मातम का एक विशाल जुलूस निकाला गया, जिसमें पुरुष, महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग ने मातम मनाया। यह प्रथा वर्षों से चली आ रही है और हर साल मुहर्रम के माह में पहले 10 दिन ईरानी कॉलोनी में आलम बिठाकर मातम मनाते हैं, जिसमें आग पर चलना और छाती पीटना आदि शामिल है। इसी के तहत 9 मुहर्रम को ईरानी कॉलोनी से एक जुलूस निकाला जाता है, जो शहर के रोड पर मातम प्रदर्शन करने के बाद वापस ईरानी कॉलोनी पहुंचकर समाप्त हुआ। कल शनिवार 10 मुहर्रम को एक विशाल जुलूस निकाला जाएगा, जो शहर के विभिन्न क्षेत्रों से गुजरेगा। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब देखते हैं समाचार राज्य के। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कर्नाटक खनन पर्यावरण बहाली निगम KMERC को खनन क्षेत्रों के लिए व्यापक विकास योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को प्राथमिकता देने और कर्नाटक खनन पर्यावरण बहाली निगम उपकानून में संशोधन करने का निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों को सुप्रीम द्वारा अनुमोदित खनन प्रभावित जिलों में खनन प्रभाव क्षेत्रों के लिए व्यापक विकास योजना CEPMIJD की कार्य योजना को लागू करने के लिए सीएम को शासी निकाय का अध्यक्ष बनाने के लिए निगम के उपनियमों में संशोधन करने का निर्देश दिया। KEMRC का गठन 2014 में एक विशेष प्रयोजन वाहन के रूप में किया गया था। सिद्धरामैया ने KMERC के कामकाज का भी निरीक्षण किया। राज्य में 4 जिलों बल्लारी, विजयनगर, चित्रदुर्गा और तुमकुर के 466 गांवों को खदान प्रभावित घोषित किया गया। सिद्धरामैया ने एक बयान में कहा, सुप्रीम कोर्ट ने इन गांवों के विकास के लिए 24,996.71 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली एक कार्य योजना को मंजूरी दे दी है। दूध उत्पादक संघों की मांग के बाद कर्नाटक कैबिनेट ने गुरुवार को राज्य में 1 अगस्त से दूध की कीमतें 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ाने का फैसला किया। कर्नाटक मिल्क फेडरेशन KMF के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में बढ़ोतरी को मंजूरी देने के 1 सप्ताह बाद कैबिनेट ने कार्योत्तर मंजूरी दे दी। KMF ने निजी उत्पादकों द्वारा किसानों को दी जाने वाली ऊंची कीमतों के कारण कम खरीद का हवाला दिया। जनता दल सेक्युलर की इस सप्ताह बेंगलुरु में हुई बैठक, जिसकी अध्यक्षता पार्टी प्रमुख और पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा ने की। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी की रणनीतियों को मजबूत किया है। इनमें कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता LOP के रूप में पूर्व CM और देवेगौड़ा के बेटे HD कुमारस्वामी के नाम पर दबाव नहीं डालना शामिल है।
जेडीएस विधानमंडल में कांग्रेस से लड़ने के लिए भाजपा के साथ सहयोग कर रही है, लेकिन 2024 का लोकसभा चुनाव स्वतंत्र रूप से लड़ रही है और यहां तक कि जेडीएस के लिए भी गठबंधन किसी स्थिति पर निर्भर करेगा। यह बैठक कुमारस्वामी की अनुपस्थिति में हुई, जिनका कथित तौर पर हाल के दिनों में भाजपा की ओर झुकाव रहा है। इसने 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में हार के बाद से पार्टी में कथित दक्षिणपंथी झुकाव के संबंध में जेडीएस के एक वर्ग के बीच चिंताओं को रेखांकित किया। बैठक में देवेगौड़ा ने राज्य और राष्ट्रीय राजनीति में अपनी स्वतंत्र पहचान बनाए रखने के लिए जेडीएस के दृढ़ संकल्प को दोहराया। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि भाजपा राज्य विधानसभा में एक नए फ्लोर लीडर और एक नए राज्य इकाई अध्यक्ष की नियुक्ति की प्रक्रिया में है, जिससे उन्होंने कहा कि इससे कुमारस्वामी के भाजपा के समर्थन से नेता प्रतिपक्ष बनने की अटकलों पर विराम लग जाएगा। देवेगौड़ा ने मंगलवार को कहा कि कुमारस्वामी को विपक्ष का नेता बनाए जाने की अफवाहों पर आधारित खबरें आई हैं। अब वे अपना नेता प्रतिपक्ष चुन रहे हैं। अफवाहों पर आधारित कहानियां प्रकाशित की गई हैं। जब वे अपनी पार्टी के अध्यक्ष और विपक्ष के नेता का चयन करने जा रहे हैं तो मामला समाप्त हो जाता है। बीजापुर में 9 सितंबर से लोक अदालत शुरू हो रही है। लोक अदालत के माध्यम से लंबित मामलों का निपटारा किया जाएगा। यह जानकारी सीनियर सिविल जज संतोष कुंदर ने दी है। वह आज पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने लोक अदालत के संबंध में विस्तार से जानकारी दी है। बीजापुर से फेरोज शेख की रिपोर्ट। ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ದಿನಾಂಕ 9/9/2023ರಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲೋಕ ಅದಾಲತನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಾದರೆ ವಿಜಯಪುರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ಹೊಸ ತಾಲೂಕುಗಳಾದ ಬಬಲೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ತಿಕೋಟದ ಎಲ್ಲ ಕಕ್ಷಿದಾರ ಬಂಧುಗಳು ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕು ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆದ ಹೊಸ ತಾಲೂಕು ದೇವರಹಿಪ್ಪರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆಗದೇ ಇರುವ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಸಿಂದಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸಿಂದಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಮುಂದುವರಿದು ಇಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಒಂದು ಚಡಚಣ ಅಂತ ತಾಲೂಕಾಗಿದೆ. ಚಡಚಣದಲ್ಲೂ ಸಹ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವ ಕಾರಣ ಇಂಡಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರಗುಂದಿ ಮತ್ತು ಕೊಲ್ಲಾರ ಅಂತ 2 ತಾಲೂಕುಗಳಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗದೇ ಇರುವ ಕಾರಣ ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳದಲ್ಲಿ ತಾಳಿಕೋಟಿ ಅಂತ ಹೊಸ ತಾಲೂಕಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕೋರ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಾರಣ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕಕ್ಷಿದಾರ ಬಂಧುಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೋದು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಜ್ಯಪೂರ್ವ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಇದೊಂದು ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳುವಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ವ್ಯಾಜ್ಯ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಅಮಾನ್ಯದ ಪ್ರಕರಣಗಳು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲ ವಸೂಲಾತಿ ಪ್ರಕರಣಗಳು, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪುನರ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಡುವ ಪ್ರಕರಣಗಳು, ವಿದ್ಯುತ್ ಹಾಗೂ ನೀರಿನ ಶುಲ್ಕಗಳು, ರಾಜಿಯಾಗಬಲ್ಲ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು, ವೈವಾಹಿಕ ಪ್ರಕರಣಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹ ವಿಚ್ಛೇದನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಸಿವಿಲ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಅಂದರೆ ರೇರಾ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕರ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಅಂದರೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ಗಳು, ಸಾಲ ವಸೂಲಾತಿ ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳು DRTಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆಯೋಗ ಹಾಗೂ ಕಾಯಂ ಜನತಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳು. रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश
देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और VIP सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर APMC वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को G20 से प्लास्टिक से पैदा होने वाले प्रदूषण को खत्म करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय कानूनी रूप से बाध्यकारी दस्तावेज पर काम करने का आह्वान किया। चेन्नई में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता मंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए PM मोदी ने कहा, मैं G20 से प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए एक प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय कानूनी रूप से बाध्यकारी साधन पर रचनात्मक रूप से काम करने का आह्वान करता हूं। उन्होंने समुद्री संसाधनों के जिम्मेदार प्रबंधन पर भी प्रकाश डाला और कहा कि समुद्री संसाधनों का उचित उपयोग और प्रबंधन अत्यंत महत्वपूर्ण है। मणिपुर मामले पर बवाल थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। विपक्षी पार्टियों द्वारा प्रतिदिन लोकसभा में बवाल काटा जा रहा है। विपक्षी पार्टियों की मांग है कि मणिपुर मामले पर सदन में चर्चा हो और प्रधानमंत्री इस विषय पर सदन में बयान दें। इसी कारण प्रतिनिधि विपक्षी दल विरोध कर रहे हैं, जिस कारण मानसून सत्र को रोजाना रद्द करना पड़ रहा है। इस बीच हैदराबाद से सांसद और AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बयान जारी करते हुए कहा कि मोदी सरकार को हमेशा अपनी छवि की चिंता रहती है, कुकी समुदाय की महिलाओं की चिंता उन्हें नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी ने मणिपुर मामले पर ट्वीट करते हुए लिखा, अमित शाह ने कहा कि मणिपुर में महिलाओं के साथ हुई छेड़छाड़ का वीडियो एक साजिश है ताकि मोदी सरकार की छवि को खराब किया जा सके। इसी इरादे से इसे संसद सत्र से पहले लीक किया गया। मणिपुर में हिंसा मई महीने की शुरुआत से जारी है। वीडियो महीनों पुराना है, लेकिन इस मामले पर एक्शन तब लिया गया जब वह वीडियो वायरल हो गया। मोदी सरकार हमेशा अपनी छवि को लेकर चिंतित रहती है, क्योंकि महिलाओं के सम्मान की उन्हें चिंता नहीं है। शर्म की बात है। ओवैसी ने बीते कल के संसद के सत्र के लगातार रद्द होने पर खेद प्रकट करते हुए कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमने संसद के मॉनसून सत्र के इतने दिन गंवा दिए हैं। हमें सरकार से तीखे सवाल पूछने, उनकी विफलताओं को उजागर करने की जरूरत है। उन्होंने प्रश्नकाल पर जोर देते हुए कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम प्रश्नकाल को ऐसे ही जाने दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि शोर शराबे के बीच महत्वपूर्ण विधेयक ऐसे पारित हो रहे हैं और हम विधेयकों की खामियों को उजागर नहीं कर पा रहे हैं। मणिपुर में अब शांति बहाली की कोशिशें तेज हो गई हैं। इस मामले में दो बड़े एक्शन हुए हैं। एक बार फिर गृह मंत्री अमित शाह ने कुकी और मैतेई समुदाय के टॉप लीडर्स से बात की है, तो दूसरी ओर दो महिलाओं के वीडियो मामले की जांच CBI को सौंप दी गई है। अब इस कांड की जांच न केवल CBI करेगी, बल्कि इसकी सुनवाई भी मणिपुर के बाहर असम की कोर्ट में होगी। केंद्र सरकार ने हलफनामा दाखिल करके सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि चार्जशीट दाखिल होने के बाद 6 महीने के अंदर सुनवाई पूरी करने के निर्देश दिए जाए।
वीडियो कांड के मामले में अब तक 7 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। इनमें वो शख्स भी है जिसने निर्वस्त्र महिलाओं की परेड का वीडियो बनाया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले की सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार से जवाब मांगा था। सरकार ने हलफनामा दाखिल कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली से ही बातचीत की कोशिशें तेज कर दी हैं। मणिपुर में कुकी और मते दोनों गुटों के टॉप लीडर से बात की जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने दोनों पक्षों के टॉप लीडर से बात की है। इससे पहले भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन तक इम्फाल में कैंप कर चुके हैं। मणिपुर की घटना को लेकर सड़क से लेकर संसद तक हंगामा जारी है। इसी बीच विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस इंडिया की घटक दलों के सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल 29 और 30 जुलाई को हिंसा प्रभावित मणिपुर का दौरा करेगा। इसे लेकर बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा कि विपक्ष जहां चाहे वहां जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष को पाकिस्तान, श्रीलंका और चीन जाना चाहिए। दरअसल मणिपुर हिंसा को लेकर संसद के मानसून सत्र की कार्यवाही लगातार हंगामे की भेंट चढ़ रही है। राज्यसभा की कार्यवाही 31 जुलाई को सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इससे पहले लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित की गई थी। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि विपक्ष शांतिपूर्ण ढंग से चर्चा में हिस्सा नहीं लेता और संसद में किसी भी विधेयक को पारित करने में सहयोग नहीं करता। अब देखते हैं समाचार विदेश के। अमेरिका के जानी दुश्मन उत्तर कोरिया के पास बैलिस्टिक मिसाइलों, परमाणु हथियारों और युद्धक विमानों का भारी जखीरा मौजूद है। यूक्रेन युद्ध के 16 महीने बीत जाने के बाद रूस को और अधिक हथियारों की जरूरत पड़ गई है। इसीलिए वह कभी पाकिस्तान, कभी ईरान तो कभी उत्तर कोरिया की ओर देख रहा है। इन दिनों रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु उत्तर कोरिया पहुंच चुके हैं। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने उन्हें अपने बैलिस्टिक हथियारों का जखीरा दिखाया है। खास बात यह है कि उत्तर कोरिया के हथियारों की प्रदर्शनी में रूस के साथ चीन भी पहुंचा है। ऐसे में क्या ये माना जाए कि यूक्रेन की तबाही की स्क्रिप्ट किम जोंग उन की मौजूदगी में उत्तर कोरिया की ही धरती से लिखी जा रही है? यह सवाल ऐसा है कि जिसका जवाब आने वाले वक्त देगा। मगर इतना तय है कि यूक्रेन अब रूस को हथियारों की बड़ी खेप देने वाला है। यह खबर यूक्रेन के लिए कतई शुभ नहीं है। सीरिया की राजधानी दमिश्क में भीषण टैक्सी विस्फोट हुआ है। इस वजह से 6 लोगों की मौत हो गई। कई लोग घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ब्लास्ट इतना अधिक भयानक था कि लोगों के परखच्चे उड़ गए। आसपास के इलाकों में धमाके की गूंज से लोग थर्रा उठे। घरों की खिड़कियों की शीशे टूट गए और यह ब्लास्ट आशूरा के पवित्र मौके से एक दिन पहले बृहस्पतिवार को दमिश्क में तब हुआ जब एक शिया मस्जिद के पास लोग इबादत के लिए आए थे। जानकारी के अनुसार इबादत स्थल के पास एक टैक्सी में रखे गए विस्फोट किया गया। इस दौरान कम से कम 6 लोगों की मौत होगी और कई अन्य लोग घायल हुए। सरकारी मीडिया में गृह मंत्रालय के हवाले से यह जानकारी दी गई है। सरकार द्वारा संचालित अल इखबारिया टीवी और सरकारी समाचार एजेंसी ने कहा कि सीरियाई स्वास्थ्य मंत्री हसन अल गबाश ने भी बताया कि निकटवर्ती सईदा जैनब में विस्फोट में घायल हुए 26 लोगों का कई अस्पतालों में इलाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 20 अन्य लोगों का मौके पर ही उपचार किया गया और उन्हें इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। ऋतिक रोशन गर्लफ्रेंड सबा आजाद संग एंजॉय कर रहे वैकेशन, तस्वीरों ने खोल दी पोल। अब समाचार खेल जगत की। टीम इंडिया में मुंबई इंडियंस का जलवा, वर्ल्ड कप में इन प्लेयर्स की एंट्री मुश्किल। आखिर में समाचार बाजार की। भारत बनेगा सेमीकंडक्टर का हब, पीएम मोदी ने 50% सहायता देने का किया ऐलान। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने हेतु संरचनात्मक उपाय। बीदर में ईरानी समुदाय द्वारा मातम प्रदर्शन, जुलूस निकाला गया। सिद्धरामैया ने कर्नाटक खनन पर्यावरण बहाली निगम उपनियम में संशोधन करने का दिया निर्देश। कर्नाटक सरकार ने दूध की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की। देवेगौड़ा ने जेडीएस के रोडमैप की रूपरेखा तैयार की। सदन में कांग्रेस के खिलाफ भाजपा के साथ साझा मुद्दा। 2024 के चुनाव के लिए अकेले जा रहे हैं। पीएम मोदी ने G20 से प्लास्टिक पर कड़े कदम उठाने का आग्रह किया। प्रोजेक्ट टाइगर पर भी बोले। ओवैसी बोले, मोदी सरकार को केवल अपनी छवि की चिंता। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।